बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Welcome to all parents and students in our fifth video class of week number 6. This is class 7 and the period of the science. In our previous class, we have been completed our chapter number 10, electrical circuits. Now we will start in this video class chapter number 11, forces and their effects. What is the force? ठीक है, when something is pushed or pulled, when something is pushed or pulled, a force is acting on it. जब भी हम किसी भी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो दरअसल हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं. So when something is pushed or pulled, actually the force is applied on it. The force is acting on it. Okay, so we define force as force is a push or pull. Force is a push or pull. Okay, when something is pushed or pulled, actually the force is acting on it. So the force is the push or pull. ठीक है. For examples, what are the examples of? Examples: when lifting anything, a force is applied on it. जब भी हम जो है कोई भी चीज़ उठाते हैं तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होती है. फॉर एग्जांपल, अगर हमने इस बुक को उठाया है तो इस बुक को उठाने के लिए हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है. क्लियर? तो व्हेन समथिंग इज लिफ्टिंग, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट. व्हेन वी ओपन द कोल्ड ड्रिंक कैन, जब हम किसी भी कोल्ड ड्रिंक कैन को ओपन करते हैं, पुल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. तो उसके ऊपर दरअसल पुल फोर्स अप्लाई की जाती है. इसी तरह से व्हेन वी पुश द ट्रॉली, ठीक है, वी कैन एक्टिंग द फोर्स ऑन द ट्रॉली. जब हम किसी भी ट्रॉली को पुश करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर या किसी भी टेबल को हम पुश करते हैं तो दरअसल उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही होती है. व्हेन वी प्रेस एनीथिंग, अगर किसी भी चीज़ को प्रेस किया जाता है तो प्रेस करने के लिए भी उसके ऊपर जो है फोर्स अप्लाई की जाती है. Okay, what is the force? Force is a push or pull. When something is push or pull, actually the force is acting on it. Okay, now the next topic is the effects of forces. इसमें हमारे पास आ जाएगा, इसमें एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे हमारे पास लिफ्टिंग, प्रेसिंग, किकिंग. फॉर एग्जाम्पल, बॉल को किक करना, तो अगर बॉल पर को किक किया जा रहा है तो उसके ऊपर बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है. क्लियर? तो व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज अ पुश और पुल. ठीक है, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फोर्सेस? लिफ्टिंग, प्रेसिंग, किकिंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फोर्स. नाउ द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस.
What are the effects of the forces? देखिए, force can change the shape and size of the object. Force can change the shape and size of the object. Force जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप या साइज को चेंज कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल जो है कॉलिजन फोर्स, ये कोई भी ऑब्जेक्ट किसी अगर उसके ऊपर कोई कोलाइडल फोर्स अप्लाई की जा रही है, कॉलिजन फोर्स अप्लाई की जा रही है, तो उससे उसकी शेप या साइज चेंज हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर कोई कार हिट हो जाती है कोई, तो उस हिट होने से उसकी शेप और साइज चेंज हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कॉलिजन फोर्स अप्लाई हुई है. सो द फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स. फोर्सेस जो हैं ऑब्जेक्ट्स के शेप और साइजेस को चेंज कर सकते हैं. नाउ द फोर्स कैन चेंज द कैन चेंज द शेप and size of objects. Force can change the shape and size of the object. Now the next, the force can make stationary objects to move. Force can make stationary objects to move. Force जो है वो stationary objects, जो objects मूव नहीं कर रहे होते उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उनको मूव किया जा सकता है. ठीक है, फोर्स कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स टू मूव. फोर्स कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स टू मूव. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टॉय कार रेस्टिंग पोजीशन में है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको मूव किया जा सकता है. और इसके एक और एग्जांपल लेते हैं हम स्पेस शटल की. स्पेस शटल को अगर जो स्पेस में लॉन्च करने के लिए एक लार्ज फोर्स की नीड होती है. कोई स्पेस शटल जो है वो लॉन्च उस वक्त करता है स्पेस में जब उसके ऊपर एक लार्ज फोर्स अप्लाई की जाती है. Clear? Now the next is the force can speed up, slow down or stop moving objects. Force can speed up, slow down and stop moving objects. अगर moving objects पर force apply करके उनकी speed को slow किया जा सकता है, speed को जो है बढ़ाया जा सकता है या उनकी मूवमेंट को स्टॉप किया जा सकता है, रोका जा सकता है. सो फोर्स कैन स्पीड अप, स्लो डाउन और स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स. नाउ द नेक्स्ट, फोर्स कैन स्पीड अप, स्लो डाउन और stop moving objects. Force can speed up, slow down और speed up moving objects. फोर्स के थ्रू मूविंग ऑब्जेक्ट्स की स्पीड्स को स्लो किया जा सकता है. ठीक है, स्पीड अप किया जा सकता है या फिर स्टॉप किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल रेसिंग कार. ठीक है, रेसिंग कार की पर फोर्स अप्लाई करके उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर सकते हैं या फिर उसको स्पीड अप कर सकते हैं या फिर उसको स्टॉप किया जा सकता है. नाउ द नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर मूविंग ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्शन को फोर्स की हेल्प से चेंज किया जा सकता है. ठीक है, फोर्स कैन चेंज द force can change the direction of moving objects. Force can change the direction of moving objects.
फोर्स जो है मूविंग ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है. फॉर एग्जांपल इन अ हॉकी मैच द डायरेक्शन ऑफ द बॉल कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ हॉकी स्टिक. ठीक है, किसी भी मैच में हॉकी मैच में बॉल की डायरेक्शन को हॉकी स्टिक के थ्रू चेंज किया जा सकता है. तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके बॉल्स की डायरेक्शन को चेंज किया जा रहा है. दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ forces. ठीक है, विच आर द फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ द नेक्स्ट, फोर्स कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स टू मूव. Force can speed up, slow down or stop moving objects, and force can change the direction of the moving objects. Clear? These are the effects of the forces. Now the next topic is the types of forces. The next topic is the types of forces. Types of forces. Types of forces. Forces की type. There are different types of forces. For example, magnetic force, gravitational force, air resistance force. Okay, these are the different types of forces. Magnetic force, gravitational force, and air resistance force. These are the different types of forces. In which the one is the magnetic force. The magnetic force is produced by magnet. ठीक है, the force through which magnet attracts objects towards, ठीक है, attracts objects is called the magnetic force. एक ऐसी फोर्स जिसके थ्रू मैग्नेट्स ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो फोर्स कहलाती है मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, द फोर्स थ्रू विच मैग्नेट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, वो फोर्स जिसके थ्रू मैग्नेट्स अपनी तरफ ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, वो फोर्स कहलाती है मैग्नेटिक फोर्स. का थ्रू मैग्नेट. नाउ द next is the gravitational force. Now the next is the gravitational force. The gravitational force, the gravitational force. What is the gravitational force? The force between two objects is called the gravitational force. दो ऑब्जेक्ट्स के between जो force produce होती है उसको कहा जाता है gravitational force. For example, sun's gravitational force and the earth gravitational force. There are, ठीक है, the gravitational force. What is the earth gravitational force? The force through which earth attracts objects towards its center is known as the gravitational force. वो फोर्स जिसके थ्रू अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है अपने सेंटर की तरफ, उस फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इस सेंटर. ठीक है, एक ऐसी फोर्स जिसके थ्रू अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो फोर्स कहलाती है ग्रेविटेशनल फोर्स. और sun's gravity या sun's gravitational force, what is the sun's pulls orbitals planets and their moons to the orbit. ठीक है, सन्स जो होता है वो अपनी ग्रेविटी फोर्स के थ्रू जो है ऑर्बिट्स को और मून्स को अपने प्लैनेट्स को और अपने मून्स को अपने ऑर्बिट की तरफ अट्रैक्ट करता है. क्लियर? तो ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें अर्थ्स ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस बाय अर्थ ग्रेविटी. ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स अर्थ्स ग्रेविटी पुल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इस सेंटर. अर्थ ग्रेविटी जो होती है वो ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ पुल करती है या अट्रैक्ट करती है. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज द एयर रेजिस्टेंस फोर्स.
air resistance force. This force is produced by airs. ठीक है, हवा के ज़रिए जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उसे कहा जाता है एयर रेजिस्टेंस फोर्स थ्रू एयर. इसमें आप प्लेन्स को पैराशूट्स पर अप्लाई हो रही है एयर रेजिस्टेंस फोर्स. पैराशूट्स जब मूव कर रहे होते हैं एयर में तो इनके ऊपर जब एयर रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई होती है तो एयर रेजिस्टेंस फोर्स के थ्रू जो है ये स्लोली जो है एयर्स में मूव करते रहते हैं. कि इसके अलावा बाज़ औक़ात एयरशिप्स की मूवमेंट पर इफ़ेक्टेड होती है एयर रेजिस्टेंस फोर्स. ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको जो है रोकने के लिए, फॉर एग्जांपल एरोप्लेन्स की मूवमेंट को रोकने के लिए जो है वो एयर रेजिस्टेंस फोर्स इफ़ेक्टेड होती है. तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एयर रेजिस्टेंस फोर्स. Now the next topic is the measuring forces. Measuring forces. Forces are measured by an instrument. This instrument is called the force meter or spring balance. Okay, forces are measured by an instrument. This instrument is called a force meter और स्प्रिंग बैलेंस. फोर्सेस को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किया जाता है. जिस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है फोर्स मीटर और स्प्रिंग बैलेंस. ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द फोर्स मीटर और स्प्रिंग बैलेंस. Okay, forces are measured by an instrument. This instrument is called a force meter or a spring balance. Okay, this is the spring balance. This is the spring balance which is used to measure the forces. इस स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू फोर्सेस को मेजर किया जाता है. ठीक है, इसके अंदर इन अ स्प्रिंग बैलेंस अ पॉइंटर अटैच टू अ स्प्रिंग. ठीक है, इन अ स्प्रिंग बैलेंस अ पॉइंटर अटैच टू द स्प्रिंग. ठीक है, इन अ स्प्रिंग बैलेंस अ पॉइंटर अटैच टू द स्प्रिंग. ओके, एंड दिस स्प्रिंग मूव्स अलोंग द स्केल. ओके, ये स्प्रिंग बैलेंस में एक पॉइंटर अटैच होता है स्प्रिंग बैलेंस के साथ और ये स्प्रिंग बैलेंस मूव करता है स्केल पर. क्लियर? इन अ स्प्रिंग बैलेंस अ पॉइंटर अटैच टू द स्प्रिंग एंड द स्प्रिंग मूव्स अलोंग द स्केल. This scale show the size of the force. This scale show the size of the force. ठीक है, एज द स्प्रिंग चेंजेस इट्स लेंथ. ठीक है, जब स्प्रिंग की लेंथ चेंज होती है तो ये साइज ऑफ द फोर्स, लेंथ ऑफ द फोर्स को शो करता है. दिस स्केल शो द साइज ऑफ द फोर्स व्हेन एज द स्प्रिंग चेंजेस इट्स लेंथ. ठीक है, व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच और कंप्रेस्ड, जब जो स्प्रिंग स्ट्रेच्ड हो या कंप्रेस्ड हो. Clear? This is a spring balance. In a spring balance, a pointer attached to the spring and spring moves along the scale. And the scale show the size of the force. Okay? When the spring changes its length, when it is stretched or compressed. क्लियर? यहाँ पे ये स्प्रिंग बैलेंस है. स्प्रिंग बैलेंस में इसका पॉइंटर है, पॉइंटर अटैच होता है इसके स्प्रिंग के साथ और स्प्रिंग जो है मूव करता है एक स्केल के अकॉर्डिंग, इसको स्केल के अकॉर्डिंग मूव करता है और ये जो है स्केल जो है ये शो करता है लेंथ ऑफ द फोर्स को शो करता है जब इसका स्प्रिंग जो स्ट्रेच होता है या कंप्रेस्ड होता है. क्लियर?
फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेट करते हैं एक स्टोन के थ्रू, तो यहाँ पे ये रीडिंग शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमें एक स्टोन का वेट करना है, तो वेट करने के देखें ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, ठीक है यहाँ पे, और ये रीडिंग को शो कर रहा है इसके, क्लियर, ये इसकी रीडिंग को शो कर रहा है, क्लियर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, दो तरह के स्प्रिंग बैलेंस होते हैं, ठीक है। वन इज द एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस एंड सेकंड इज द कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस। एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस हमने आपको दिखा दिया यहाँ पे, ये हमारे पास जो है एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, और कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस इस तरह का होता है। क्लियर। तो द एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस आर यूजुअली यूज्ड इन लेबोरेटरीज, ठीक है, एंड द compression spring balance are usually used in grocery stores. Clear? उसके बाद यूनिट ऑफ फोर्स, unit of the force, the unit of force is Newton. The SI unit of force is Newton. SI unit of force is Newton and it's by N. इसको N से शो किया जाता है। The unit of force is Newton. What is the 1 Newton? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये स्टोन है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये स्टोन है और इस स्टोन का वेट जो है वो है 100 ग्राम, इसका स्टोन का मास है, स्टोन मास है 100 ग्राम, ठीक है, हमारे पास ये स्टोन है और स्टोन का मास कितना है 100 ग्राम। और अब जब हम इसको अपने हैंड पर रखते हैं, ठीक है, और जब हम इसको अपने हैंड पर रखते हैं तो हैंड पर रखने पर ये हमारे पाम हाथ पर जितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये 100 ग्राम हमारे हाथ पर जितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है वो फोर्स 1 न्यूटन के इक्वल है। तो जो यहाँ पर जो 100 ग्राम जो फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो इक्वल होती है 1 न्यूटन के। क्लियर, 1 न्यूटन के। सो द व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। Clear? Now the next topic is the direction of force. Direction of force. Force has a direction. Force की डायरेक्शन होती है, ठीक है, force has a direction. For example, gravitational force. For example, gravitational force acts towards the center of the earth. For example, gravitational force acts towards the center of the earth. ठीक है, gravitational force हमेशा जो है उसकी डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की तरफ होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमारे पास ये चौक है, चौक का पीस अगर हम यहाँ से गिराते हैं तो ये टुवर्ड्स द ग्राउंड गिरेगा, ग्राउंड की तरफ गिरेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन जो है वो होगी कहाँ पे, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये हमेशा जो है मूव करेगा अर्थ की साइड पर, ठीक है। तो हमेशा इसकी डायरेक्शन जो होती है वो डाउनवर्ड होती है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिस तरह से हमने चौक को अगर हम यहाँ से गिराते हैं तो हमेशा ये जो है टुवर्ड्स द ग्राउंड जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा डाउनवर्ड होती है। क्लियर? सो द फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स
टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, एक्ट्स टुवर्ड्स द center of earth. Clear? Gravitational force act towards the center of the earth. Clear? Now the second example is the fractional force. Fractional force फ्रैक्शनल फोर्स ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द फ्रैक्शनल फोर्स, ठीक है. इसी चैप्टर में हमारा आगे टॉपिक हम ये डिस्कस कर लेंगे कि फ्रैक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. कोई भी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास ये बुक है, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे ये स्टोन है, ठीक है, ये यहाँ पे इस पे मौजूद है. अब ये स्टोन को अगर हम इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव कराते हैं, मूव कर रहे हैं, तो इसके स्टोन और बुक की सरफेसिस के बिटवीन भी एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जो इसकी मूवमेंट को रोकने की कोशिश करती है, ठीक है, और उस फोर्स को कहा जाता है फ्रैक्शनल फोर्स. और ये फोर्स जो है जहाँ पर बॉडी मूव कर रही है जिस डायरेक्शन में, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्रैक्शनल फोर्स एक्ट करेगी. क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे बॉडी यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है तो फ्रैक्शनल फोर्स जो है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी. क्लियर? सो अगर हमारे पास कोई बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है और ये मूव करती है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर जो फ्रैक्शनल फोर्स है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी. फ्रैक्शनल फोर्स इसकी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी. क्लियर? तो सो द फ्रैक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. ठीक है, कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो उसकी मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रैक्शनल फोर्स एक्ट करती है. क्लियर? इसी तरह से अगर ड्यूरिंग के पैराशूट, जब पैराशूट के ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं, पैराशूट के ऊपर दो तरह की फोर्सेस अप्लाई होती हैं. दो तरह की फोर्सेस अप्लाई होती हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड. ठीक है, पैराशूट के ऊपर दो तरह की फोर्सेस अप्लाई होती हैं. अपवर्ड हमेशा जो फोर्स अप्लाई होती है वो होती है एयर रेजिस्टेंस फोर्स. एयर रेजिस्टेंस फोर्स. और डाउनवर्ड जो मूव करती है वो होती है उसका वेट. डाउनवर्ड जो है जो फोर्स अप्लाई होती है उसके वेट की वजह से होती है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही होती है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही होती है. क्लियर? तो फोर्स हैज अ डायरेक्शन. अब फोर्स को शो किया जाता है एक एरो के थ्रू. एंड ठीक है, फोर्स इज शो बाय एन एरो. ठीक है, फोर्स को एक एरो के थ्रू शो किया जाता है. ठीक है, फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, एन एरो. ठीक है, द लेंथ ऑफ द एरो शो द साइज ऑफ द फोर्स. ठीक है, ठीक है, अगर जो है फोर्स की लेंथ ज़्यादा है तो एरो की लेंथ ज़्यादा. ठीक है, फोर्स के साइज. उसके बाद अगर फोर्स कम अप्लाई हो रही है तो एरो का साइज छोटा बनाया जाएगा. क्लियर? तो फोर्स is represented by an arrow. ठीक है, and its length show the size of the force, and its length show the size of the force.
ठीक है। फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एरो के थ्रू, फोर्स की डायरेक्शन को, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है एरो के थ्रू, ठीक है। और एरो का जो लेंथ होती है कि वो साइज ऑफ द फोर्स को शो करती है, ठीक है। और उसका एंड द हेड ऑफ द एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, एंड द हेड ऑफ द एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। यहाँ पे अगर इसका ये जो है ये एरो का हेड जो है ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्लियर। अगर यहाँ पे हमने जो है एरो की डायरेक्शन हेड इधर है तो शो करेगा कि डायरेक्शन फोर्स जो है इस साइड से अप्लाई की जा रही है, क्लियर। तो फोर्स is the direction of the force is represented by an arrow, ठीक है। the length of the arrow show the size of the force, ठीक है। and the head of the arrow show the direction of the force, clear। sometime, ठीक है, two or more forces can act on an object, sometime two or more forces can act on an object, बाज़ औक़ात किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस भी अप्लाई हो सकती हैं। sometime two or more forces can be applied on an object, two or more forces can act on an object, ठीक है, if the forces act in the same direction, ठीक है। if two or more forces act in the same direction, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और उनकी डायरेक्शन जो है वो सेम है। फॉर एग्जांपल सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई सेम डायरेक्शन, ठीक है। when, ठीक है, if the force act in the same direction, अगर सेम डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, यहाँ पर टू फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यहाँ से एक इसके ऊपर पुश फोर्स अप्लाई हो रही है, यहाँ से इसके ऊपर पुश फोर्स अप्लाई हो रही है और यहाँ पर इसके ऊपर जो है पुल फोर्स अप्लाई हो रही है, यहाँ पर इसके ऊपर पुल फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इफ द फोर्स एक्ट इन द यहाँ पे पुल फोर्स अप्लाई हो रही है, क्लियर। तो इफ द फोर्सेस एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, अगर यहाँ पर फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, सो द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल, रिजल्टेंट फोर्स इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस, सो द रिजल्टेंट फोर्स इज द सम ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस। तो यहाँ पर जो टोटल फोर्स अप्लाई होगी वो दोनों फोर्सेस के सम के इक्वल होगी, क्लियर, ठीक है। टू और मोर फोर्सेस कैन बी एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, टू और मोर फोर्सेस कैन बी एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर सकती हैं। इफ टू फोर्सेस act in the same direction, so the resultant force is the sum of the reacting forces, ठीक है। यहाँ पर अगर जितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, उसका सम जो होता है रिजल्टेंट फोर्सेस के इक्वल होता है, क्लियर। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमारे पास और उसके ऊपर जो है अप्लाई हो रही है यहाँ पे 50 न्यूटन फोर्स, पुश फोर्स है इसके ऊपर 50 न्यूटन, ठीक है। यहाँ से पुश फोर्स अप्लाई की जा रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर
50 न्यूटन, और यहाँ पर इससे को इसी बॉक्स को पुल किया जा रहा है सेम डायरेक्शन में, और उसके ऊपर अप्लाई की जा रही है 30 न्यूटन, 30 न्यूटन. So the resultant force is the sum of the reacting forces. इस resultant force जो होगी दोनों reacting forces के जो एक सम के इक्वल होगी. तो दोनों का सम कितना है 80 न्यूटन, और सेम डायरेक्शन में बॉक्स मूव करेगा. कितनी फोर्स से 80 न्यूटन की फोर्स से 50 और 30 के सम के इक्वल यानी 80 न्यूटन के फोर्स से बॉक्स सेम डायरेक्शन में मूव करेगा. क्लियर. तो जब क्या कह रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस भी अप्लाई हो सकती हैं, और इनमें अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हो, अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होती हैं, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो अप्लाई होने वाली फोर्सेस के सम के इक्वल होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर जो है वो 50 न्यूटन, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसके ऊपर एक पुश फोर्स अप्लाई हो रही है 50 न्यूटन, और दूसरी जो है दूसरी साइड से इसके ऊपर पुल फोर्स अप्लाई हो रही है 30 न्यूटन. पुश और पुल फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, इस वजह से दोनों की पर कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जो एक्टिंग फोर्स के सम के इक्वल होता है यहाँ पर. तो यहाँ की जो सम है वो है दोनों का 80 न्यूटन. तो बॉक्स जो है वो 80 न्यूटन की फोर्स से सेम डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स अप्लाई की जा रही है. क्लियर. उसके बाद यहाँ पर अगर कि इफ द फोर्सेस आर अनइक्वल इन साइज, इफ द फोर्सेस आर अनइक्वल इन साइज, अगर फोर्सेस अनइक्वल हो, अनइक्वल फोर्सेस आर अनइक्वल इन साइज, ठीक है, अनइक्वल इन साइड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड अपोजिट इन ठीक है, अनइक्वल फोर्सेस, इफ द फोर्सेस आर अनइक्वल इन साइज, ठीक है, फोर्सेस जो है वो अनइक्वल हो साइज में, अनइक्वल हो, और जो है इन पर जो है फोर्सेस जो है अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हो, तो द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिंग फोर्सेस. तो रिजल्टेंट फोर्स जो फोर्स एक्ट हो रही है उसके डिफरेंस के इक्वल होगी. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, व्हेन फोर्सेस आर अनइक्वल इन साइज, इफ द फोर्सेस आर अनइक्वल साइज एंड दे एक्ट इन अ अपोजिट डायरेक्शन, और वो एक्ट कर रही हो अपोजिट डायरेक्शन में, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस एंड द ऑब्जेक्ट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्ज फोर्स, और ऑब्जेक्ट जो है वो लार्ज फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई हो रही है 50 न्यूटन. यहाँ पे पुश फोर्स अप्लाई हो रही है 50 न्यूटन, और यहाँ से दूसरी तरफ से भी पुश फोर्स अप्लाई हो रही है इन द अपोजिट डायरेक्शन द 30 न्यूटन. So the resultant force is the difference between the acting forces. दोनों जितनी फोर्स एक्ट हो रही है उनके डिफरेंस के इक्वल होगी रिजल्टेंट फोर्स, और बॉक्स जो है वो लार्ज फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा. यहाँ पे लार्ज फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे बॉक्स जो है वो यहाँ पे राइट साइड पर है लार्ज फोर्स की डायरेक्शन, तो बॉक्स जो है वो राइट साइड मूव करेगा. ठीक है, और दोनों के डिफरेंस के इक्वल फोर्स अप्लाई होगी, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 20 न्यूटन का. क्लियर.
क्लियर। तो इस तरह से कि अब उसके बाद इफ द फोर्सेस आर इक्वल, ठीक है, ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर कोई फोर्सेस एक्ट कर रही हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, तो अगर वो फोर्सेस इक्वल हों, ठीक है, ठीक है, इक्वल फोर्सेस, इक्वल फोर्सेस, ठीक है, एंड दे आर द इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, फोर्सेस इक्वल है और ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, ठीक है। अगर फोर्सेस, तो द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द, ठीक है, डिफरेंस ऑफ द एक्टिंग फोर्सेस, ठीक है। अगर फोर्सेस इक्वल हैं तो जो है यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, फोर्सेस सेम इक्वल फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, राइट साइड पर 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है, लेफ्ट साइड से भी जो है बॉक्स के ऊपर जो है 50 न्यूटन अप्लाई हो रही है। अब इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगा, यानी यहाँ पे जो है बॉक्स जो है मूव नहीं करेगा, स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा। तो अगर फोर्सेस इक्वल होती हैं तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं करते, अपनी स्टेशनरी पोजीशन में रहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन पर है, इसका मतलब है फोर्सेस बैलेंस्ड है, इसका मतलब है फोर्सेस बैलेंस्ड है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, क्लियर। तो अगर फोर्सेस जो है वो इक्वल होती हैं तो ऑब्जेक्ट्स बैलेंस्ड रहते हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द वेट। okay, what is the gravitational force? The force of attraction between two objects is known as gravitational force. The force of attraction between two objects is known as ग्रेविटेशनल फोर्स। दो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन जो फोर्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two masses called gravitational force. Clear? The force of attraction between two masses is called gravitational force. For example, magnetic force. For example, magnetic force. Example, magnetic force. Number 2, Earth's gravity. Earth's gravity. And number 3rd is the sun gravity. Sun gravity. Okay, what is the gravitational force? Force of attraction between two masses is called gravitational force. For example, magnetic force, gravitational force, Earth's gravity and sun's gravity. What is the Earth gravity? Earth's gravity pulls objects towards its center. अर्थ ग्रेविटी जो होती है वो ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। एयर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, अर्थ पर, वो हमेशा ग्राउंड की तरफ गिरते हैं, वो हमेशा ग्राउंड की तरफ गिरते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो है हाइट से हमेशा ग्राउंड की तरफ गिरते हैं, दरअसल वो अर्थ ग्रेविटी की ही वजह से गिरते हैं। अर्थ जो है वो अर्थ ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ। सो द अर्थ ग्रेविटी पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर
कॉजिंग, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमेशा हाइट से जो है वो ग्राउंड की तरफ ही गिरते हैं, ठीक है। ऑन द एंड द सन्स ग्रेविटी, ठीक है, द सन ग्रेविटी, ठीक है, पुल्स द प्लैनेट्स, द सन ग्रेविटी pulls the planet and all the moons to orbit it. Clear? The sun's gravity pulls the planet and all the moons to orbit it. ठीक है, सन्स के अराउंड जितने प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं या ठीक है मून्स ऑर्बिट कर रहे हैं, दरअसल वो सन्स ग्रेविटी की वजह से ऑर्बिट कर रहे हैं उसके। क्लियर? तो इसी तरह से अर्थ जो है वो तमाम ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दरअसल अर्थ ग्रेविटी की वजह से। ऑब्जेक्ट्स हाइट से हमेशा जो है वो अर्थ की तरफ, ग्राउंड की तरफ गिरते हैं। क्लियर? क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मून की, ठीक है, मून, द ग्रेविटी ऑफ मून इज वेरी वीक एज कंपेयर टू द अर्थ, ठीक है, देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून, ठीक है। सो इन द आउटर स्पेस द एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट्स इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वहाँ पे जो है वो फ्लोटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, वो क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी मौजूद नहीं होती, ठीक है, मून पर, ठीक है, इसी वजह से वहाँ पर ग्रेविटी की एब्सेंस की वजह से जो है वो फ्लोटिंग कर रहे होते हैं। और वहाँ पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ गिर नहीं सकता, वो हमेशा एयर में ही फ्लोटिंग करता रहता है। इसी तरह से फॉर सपोज अगर यहाँ पे अर्थ ग्रेविटी मौजूद नहीं होती तो हम भी एस्ट्रोनॉट्स की तरह फ्लोटिंग कर रहे होते हैं, हम चल नहीं सकते। दरअसल हम जो चलते हैं ग्राउंड के ऊपर वो अर्थ ग्रेविटी की वजह से। इसी तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो ज़मीन पर, ग्राउंड पर गिर जाते हैं वो भी अर्थ ग्रेविटी की वजह से होते हैं। अगर अर्थ ग्रेविटी नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट्स भी जो हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी एयर में फ्लोटिंग ही करते रहेंगे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द वेट। वेट, व्हाट इज द वेट? ठीक है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है दरअसल वो उसका वेट है, ठीक है। द वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है वो उसका वेट है। क्लियर? ठीक है, द वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है उसको उसका वेट कहा जाता है, ठीक है। व्हाट इज द क्योंकि वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, इसी वजह से वेट की यूनिट भी न्यूटन है, ठीक है। द यूनिट ऑफ वेट, ठीक है, क्या है इसकी यूनिट? न्यूटन। द यूनिट ऑफ द SI यूनिट ऑफ वेट इज द न्यूटन। व्हाट इज द मास? ठीक है, व्हाट इज द मास? व्हाट इज द मास? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है, इन एन ऑब्जेक्ट। मास इज द amount of matter in an object. Mass is the amount of matter in an object.
ठीक है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में मैटर का जितना अमाउंट मौजूद होता है वो उसका मास कहलाता है। द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ऐसा यूनिट इज किलोग्राम, केजी, क्लियर, केजी। ऐसा यूनिट ऑफ किलोग्राम, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम केजी। So what is the difference between the weight and the mass? ठीक है, weight, what is the weight? ठीक है, the weight is the gravitational force acting on an object, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है वो उसका वेट है। और what is the mass? अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज नॉन एज इज मास। किसी भी मैटर में जितना, किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना मैटर का अमाउंट मौजूद होता है उसका मास कहलाता है। द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज द न्यूटन एंड द एसआई यूनिट ऑफ मास इज द किलोग्राम। ओके, सो इन मास, अगर किसी भी कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास 1 किलोग्राम है, कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी वो 10 न्यूटन जो है, उसका वेट कितना होगा 10 न्यूटन, यानी 10 न्यूटन उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी। मास है, ये इसका मास है और ये इसका वेट है, वेट है। अगर कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 1 किलोग्राम, तो उसका वेट 10 न्यूटन होगा। वेट का मतलब क्या है कि उसके ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है, उसके ऊपर जो है 10 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है, उसके ऊपर 10 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है। क्लियर? अब अगर कोई यही बॉडी, अगर जिसका वेट 1 किलोग्राम है, ठीक है, और इसका वेट 10 न्यूटन है ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस, हम बात कर रहे हैं अर्थ सरफेस की। अगर यही बॉडी, इसी बॉडी का, ऑब्जेक्ट का वेट, अगर मास 1 किलोग्राम है, ठीक है, लेकिन इसका वेट 0 न्यूटन हो जाएगा, 0 न्यूटन हो जाएगा। कब? जब ये होगा ऑन मून, ऑन मून, ठीक है। मून के ऊपर मास कितना रहेगा उसका 1 केजी ही रहेगा, लेकिन इसका जो वेट है, ठीक है, जो वेट है वो 0 न्यूटन हो जाएगा मून के ऊपर, क्योंकि मून पर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद नहीं है। इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स उसके वेट को कैंसिल कर देगी, वेट 0 रहेगा, लेकिन मास उसका कितना रहेगा 1 केजी, ठीक है। तो अगर मास 1 केजी है तो ऑन द मून सरफेस द वेट is 0 Newton, ठीक है, because there is no gravitational force on the moon. Clear? Now the lecture of this video class has been completed. The remaining topic of this chapter we will continue in our next video. So first of all, you note down the homework. First of all, note down the homework. First of all, note down the video homework. Video homework. Give one example. Give one example of the following forces. Number 1, magnetic force. Number 2, gravitational force. Number 3, air resistance force. यहाँ पे आप मेरे पास 3 फोर्सेस हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स। इनकी आपने एक एग्जाम्पल्स लिखनी है बस, ठीक है, 1 एग्जाम्पल्स आपने यहाँ पे लिखनी है आपने। ये आपका वीडियो होमवर्क है। नाउ नोट डाउन द
class homework या copy homework, you will do or review question. Or review question number 1 to 11 from book page 255 in your copies. Okay, in this week you will do all review question of chapter number 11 in your copies. You will do all your work in copies from your content solution in proper way. You will must be maintain your title pages and index in proper way. The remaining topics of this chapter number 11, forces and their effects, we will continue in our next video class. Till then, take care and Allah Hafiz.